A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidapur, Badalganj. Students, today we are going to once again discuss menstrual cycle. In the yesterday video, I have described you what menstrual cycle is. That is cyclic changes in uterus and ovary of females every month. यानी कि कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथ ओवरी में, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये फीचर्स है किसका, मैमेलिया प्राइमेट्स का, स्पेशली मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस. तो इसमें क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम, यानी जब फीमेल्स 13 ईयर्स ऑफ एज की हो जाती हैं, तब उनके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH. ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी पे जाके अफेक्ट करता है, और इस हार्मोन के अफेक्ट करने से पिट्यूटरी जो है वो दो और हार्मोन इन रिटर्न रिलीज करती है जिसका नाम है LH एंड FSH, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो LH एंड FSH हार्मोन है, ये LH एंड FSH हार्मोन ये एक्ट करते हैं फीमेल्स की ओवरी के ऊपर. और ओवरी के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ओवरी के अंदर क्या होती हैं, स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स. इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और LH और FSH के एक्ट करने की वजह से ही ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इनकी साइज के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. तो सारे ओवेरियन फॉलिकल्स, हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स पर ओवरी फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो सारी की सारी ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो एक साथ डेवलप नहीं करती हैं. कुछ डेवलप करती हैं, जैसे 15-20 ओवेरियन फॉलिकल्स एक बार में डेवलप करती हैं. उसमें से सिर्फ एक ओवेरियन फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप करेगी, रेस्ट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल विल डीजेनरेट. ओके. अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हुआ, हम लोगों ने फॉलिकल की स्टेज भी पढ़ी थी. सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल. तो ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, उसका जो सेल होता है वो बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने से जो एग है उसके अंदर वो रिलीज हो जाता है. ये जो एग रिलीज होता है ये रिसीव किसके द्वारा होता है, ये रिसीव करता है फेलोपियन ट्यूब. ठीक है. अब फेलोपियन ट्यूब जब ओवेरियन फॉलिकल बड़ा होता रहता है तो बड़े होने के टाइम पे ओवेरियन फॉलिकल्स भी कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं, और उन हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब फीमेल्स जब 13 ईयर्स की एज के अराउंड रहती हैं तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एनाबॉलिक हार्मोन है. और इसकी वजह से फीमेल्स की बॉडी के अंदर मसल एंड बोन्स का डेवलप होना, हाइट का डेवलप होना, प्लस ब्रेस्ट डेवलपमेंट और हिप्स के ब्रॉडनिंग के लिए होते हैं. तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स क्यों होती है, ताकि जो फीमेल्स है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद से ही फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट होने के लिए बायोलॉजिकली वो तैयार होती हैं. तो अब उनकी बॉडी के अंदर एक बेबी को हमें एकोमोडेट करना है, तो उसके लिए हम लोग उनके बॉडी के अंदर नेचर ने क्या किया, कुछ चेंजेस करती है ताकि बच्चा जो है वो इजीली उस एनवायरनमेंट में ग्रो एंड डेवलप कर सके. और प्लस ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मैमल्स का ये फीचर्स है कि वो अपने यंग वंस को नरिश करती हैं. अब इसको अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू में समझे तो क्या होगा, सबसे पहले 13 ईयर्स पे प्यूबर्टी, ये मैंने कल भी बताया था, एक बार रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि इसका टॉपिक हम लोग ने हाफ में ही कंप्लीट किया था. तो आज रिमेनिंग टॉपिक पढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल का जो वर्ड का स्पेलिंग कई जगह मिस्टेक हो गया था, वो मैंने ठीक कर दिया है. अगर आपने भी गलत नोट किया है तो आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा. कहीं इसके आगे भी अगर नोट्स में कहीं भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्पेलिंग गलत होगी तो उसे आप खुद से चेंज कर लीजिएगा. सबसे पहले प्यूबर्टी होगी. प्यूबर्टी के टाइम हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव होकर GnRH हार्मोन रिलीज करेगा.
जीएनआरएच हार्मोन जाके पिट्यूटरी को अफेक्ट करेगा, पिट्यूटरी रिलीज करेगी एलएचएन एफएसएच। ये जो फीमेल्स की ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ये उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेटेड ओवेरियन फॉलिकल जो है वो दो और हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बाद क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होने के बाद ये एग जो है वो रिलीज करते हैं। तो आज फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो अभी इससे पहले भी बताया साइक्लिक चेंज होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होता क्या है कि जब हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच रिलीज करता है, जीएनआरएच रिलीज करने के बाद पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, एलएचएन एफएसएच। अब एलएचएन एफएसएच ओवरी पे एक्ट करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे। अब ये हार्मोन्स जो है ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से रिलीज हो रहे हैं और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू यूट्रस के साथ अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे भी जाएंगे। अब ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की, हम लोग ने पढ़ा था कि यूट्रस की 3 वॉल होती है। सबसे बाहर के तरफ जो होती है वो पेरीमीट्रियम, उसके अंदर एक मस्कुलर मायोमेट्रियम। इस मस्कुलर वॉल के अंदर कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो इंडोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम के ऊपर ही ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो एक्ट करके हर मंथ कुछ चेंजेस लाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो अराउंड 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, मिनार्क। और जब मेंस्ट्रुएशन 50 ईयर्स ऑफ एज तक स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज। फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जैसे मोस्टली फीमेल्स के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ये 5 डेज तक चलती है। तो 5 डेज में से जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे को क्या कहेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ये समझा था कि कैसे कैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे किस चीज को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि उस दिन भी मैंने बताया था कि सपोज करते हैं कि अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 22 मई को स्टार्ट हुआ, तो 22 मई से 5 दिन तक, यानी कि 22 मई, 23, 24, 25 एंड 26 मई, इन 5 दिन क्या होगी, उसको ब्लीडिंग होगी, यानी कि एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर करेगी। ये जो हम लोगों ने देखा था, रप्चर करने के बाद ये वेजाइना के थ्रू ब्लड जो है वो ब्लीडिंग होगी, ब्लड फ्लो बाहर जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो पहले 3 से 5 दिन क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग देख लेते हैं कि उसके आगे फर्दर हम लोग को क्या देखना है कि अब मेंस्ट्रुएशन हो गया, एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो रप्चर हो चुकी है, एग जो है वो रिलीज हो चुका है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 5 दिन के अलावा और कितने फेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं, ये कि एग जो है वो ओवरी में कैसे बनता है। ये सब टॉपिक्स कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। In the ovary at the time of puberty, primary follicles are present which contain immature egg and are primary oocyte age। यानी कि जब ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टेज होती है वो प्राइमरी oocyte की होती है। अब जब ओवरी के ऊपर एफएसएच हार्मोन एक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो एफएसएच के एक्शन की वजह से ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। तो जब प्राइमरी फॉलिकल होता है तो एफएसएच हार्मोन एक्ट करता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल आपको दिख रहा होगा, जब ये प्राइमरी फॉलिकल होता है तब इसके ऊपर सिर्फ एफएसएच जो है वो एक्ट करता है। एक्ट करने की वजह से इसकी साइज जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, धीरे धीरे ये और बड़ी होती है। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देता है।
फिर साइजेस में और डेवलपमेंट होता है। ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में आके बदलती है, टर्चरी फॉलिकल में। टर्चरी फॉलिकल मैच्योर होके क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। FSH will make primary follicle glow and develop, and LH will act. In starting, FSH act on 10 to 15 primary follicles to grow, but only one develop and rest are regenerated. अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, 10 से 15 प्राइमरी फॉलिकल्स एक साथ ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अब सबको हमें एक साथ हमें 10 से 15 एग तो रिलीज कराना नहीं है, हमें एग एक ही फॉलिकल से रिलीज कराना है। तो एक ही फॉलिकल के ऊपर फिर FSH जो है वो एक्ट करना स्टार्ट करता है, और रेस्ट ऑफ द जो फॉलिकल्स होते हैं वो सबके सब डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर जो इमेच्योर एग है वो साइज में भी बड़ा होगा, और इमेच्योर से किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर एग में। ठीक है। अब जैसे जैसे मैच्योर होने लगेगा फॉलिकल, अभी मैंने बताया कि वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही एस्ट्रोजन फॉलिकल से सिक्रीट होना स्टार्ट होती है, अब ये क्या करेगी, यहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ, अब ये एंडोमेट्रियम पे एक्ट करना स्टार्ट करेगी। यानी कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या है, रप्चर हो गया है, ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुकी है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई तो वापस से एंडोमेट्रियम की लेयर तो फॉर्म करनी है ना। तो अब क्या करेगा, जैसे ही अब एस्ट्रोजन जो है ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर जो रप्चर हो चुकी थी वो वापस से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि जब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एक तरह से आप कहिए तो एक तरह से उल्टा ही हार्मोन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन उसी हार्मोन पे जाके एक्ट करता है जो इसको पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये क्या करेगा, ये जाके पिट्यूटरी के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाता है, और अटैच होके ये LH और FSH की ही प्रोडक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि एस्ट्रोजन खुद ही अपने से क्या कर रहा है, FSH और LH की जो प्रोडक्शन है उसको डाउन कर रहा है। इसके अलावा ये GnRH पे भी एक्ट करके उसका लेवल जो होता है वो डाउन करता है। तो अब हार्मोन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहला हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर, और ओवरी से नहीं, ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर ही ओवेरियन फॉलिकल होता है। तो ओवेरियन फॉलिकल के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, यूट्रस पर। तो इससे फिर चेंजेस क्या क्या होते हैं, यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है कि लेवल ऑफ FSH और LH क्या होता है, बढ़ता है। तो LH और FSH के लेवल बढ़ने से क्या होता है, फॉलिकल के ऊपर उसका इफेक्ट क्या आएगा, फॉलिकल की साइज ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा फॉलिकल से, जब प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, आगे इसी फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब उसके बाद देखेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंबाइंड इफेक्ट इंडोमेट्रियम पे क्या पड़ता है। द फर्स्ट 5 days of menstrual cycle is menstrual flow. In it, the endometrium lining of uterus is ruptured, which results in the flow of blood and other fluids. So this phase is called as menstruation. यानी कि ये यहाँ पे इन 3 से 5 दिनों की बात की जा रही है, ये 3 से 5 दिन। जबकि क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज जो कि क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, ये स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम की ये जो अंदर की ये जो रेड वाली जो लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग एक्चुअली बहुत थिक हो जाती है। और थिक होती किस लिए है, ताकि ये इम्प्लांटेशन के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये इसको होल्ड करके रख सके। तो इसी वजह से एंडोमेट्रियम की लेयर लाइनिंग जो है वो हर मंथ फॉर्म होती है और थिक होते जाती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन न होने की वजह से ये लास्ट में क्या होता है, ये वॉल ही रप्चर
कर जाती है, और इसी रप्चर होने की वजह से जो ब्लड होता है वो फीमेल्स की वजाइना से बाहर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। लेवल ऑफ FSH एंड LH विल अफेक्ट ओवरी विच आर रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि FSH और LH रिलीज होने के बाद किसको अफेक्ट करते हैं, ओवरी को। यहाँ से हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले। अब ओवरी को अफेक्ट करने के बाद ये रिलीज कहाँ से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये LH एंड FSH किसको स्टिमुलेट करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल को, और इसको क्या करेंगे, ग्रो एंड डेवलप करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्राइमरी फॉलिकल पे सिर्फ FSH रिलीज एक्ट करेगा, यानी उसका नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता रहेगा, और स्टिमुलेट करके जैसे ही वो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक पहुंच जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज के बाद FSH के साथ LH भी उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन द मैच्योर फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल। When follicle starts growing in size, it starts to produce more estrogen also. The more follicles will grow, the more estrogen will be released. यानी जैसे जैसे फॉलिकल का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ने के साथ साथ जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल से मैंने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। हार्मोन रिलीज कहाँ से होना स्टार्ट होगा, सेकेंडरी से। तो जितना ज्यादा फॉलिकल की साइज बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल से रिलीज होगा। एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक ऑन द लेवल ऑफ LH एंड FSH एंड इट्स प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद क्या होता है कि LH और FSH के ही लेवल के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ये जाता है पिट्यूटरी के रिसेप्टर से बाइंड करके LH और FSH का प्रोडक्शन होना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से LH और FSH का जो लेवल है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये राइज कर रहे थे, और जैसे ही एस्ट्रोजन बाइंड करना स्टार्ट किया पिट्यूटरी के रिसेप्टर से, बोथ LH और FSH का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेवल ऑफ हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। सो बाय दिस level of FSH and LH decreases, the growing follicle also releases a hormone inhibin to affect FSH level। तो ये नेगेटिव फीडबैक ऑफ हार्मोन जरूरी है किस चीज के लिए, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि हार्मोन्स का जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होना भी सही बात नहीं है। तो हार्मोन्स खुद से ही अपने लेवल को क्या कर लेते हैं, डाउन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, और इसकी वजह से ही बॉडी के अंदर हार्मोन्स का क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है। ठीक है, अब ऐसे ही FSH और LH का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके अलावा फॉलिकल से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है इनहिबिन, और ये इनहिबिन भी किसके लेवल को अफेक्ट करता है, FSH को। द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग टू ग्रो अगेन। तो अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर रिलीज होगा वो एंडोमेट्रियम को उतना ही फास्ट हेल्प करेगा वापस से रीग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से समझ लीजिए ये हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी से अटैच है। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GnRH, जो कि पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, LH एंड FSH। LH और FSH किस पे आके एक्ट करेंगे, ओवरी पर। ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल जैसे ही साइज में ग्रो करेंगी वो क्या रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा ये कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी पे जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, LH और FSH का जो लेवल है वो गिर जाएगा। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी किस पे जाके एक्ट करता है, LH और FSH के ऊपर। When level of estrogen exceeds the limit, it suddenly starts giving positive feedback to LH and FSH, so its level increases again। अब यहाँ पे एक चीज क्या हो जाती है कि एस्ट्रोजन का जब सर्टेन रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी के अंदर, यानी कि अगर एस्ट्रोजन का कोई लेवल होता है, अगर उस लेवल से ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या होगा,
कि वो वापस से क्या करने लगेगा, LH और FSH के लिए पॉजिटिव फीडबैक देने लगेगा, जिससे कि FSH और LH का प्रोडक्शन एक बार फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन इतना ज्यादा हाई अमाउंट में बढ़ने लगा कि क्या हो गया, FSH और LH का प्रोडक्शन सडनली क्या होगा, वापस से इंक्रीज कर जाएगा। At moderate level, estrogen gives negative feedback to LH and FSH, but at very high level, suddenly start to give positive feedback to LH and FSH. ये एक important point है, वो नोट करके रख लीजिए, ऐसे ही अपने स्टार बना लीजिएगा नोट्स के अंदर, कि जब एस्ट्रोजन एक मॉडरेट लेवल यानी मीडियम लेवल में होता है तो वो LH और यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देता है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, LH और FSH को एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लेवल ऑफ LH ऑल्सो इंक्रीजेस, कॉल्ड एज LH सर्च, एंड बिकॉज ऑफ दिस secondary oocyte inside ovum of Graafian follicle bursts and releases its egg and shrinks in size and is called as corpus luteum. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल जब बहुत ज्यादा, अभी मैंने बताया कि इंक्रीज होता है, तो जो LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर भी एक सडन जंप आता है, एक बहुत हाई पीक आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा ही जब LH का भी लेवल इंक्रीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज। और LH सर्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। फटने की वजह से यानी ये बर्स्ट होने की वजह से इसके अंदर का जो एग है वो रिलीज हो जाता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हुआ तो जो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। यानी कि कॉर्पस लूटियम क्या है, वो फॉलिकल जिसमें कि अब एग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा, बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद एग जो है वो रिलीज हो जाएगा। एग रिलीज होते ही वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा, और अब जो फॉलिकल है उसके अंदर से एग तो रिलीज हो गया, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। The event of release of egg from Graafian follicle is called as ovulation. यानी कि वो इवेंट जब एग जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जो सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लेते हैं कभी फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ये वैरी करता है, किसी के अंदर 27 डेज का होता है, किसी के अंदर 28 का, किसी के अंदर 29 का, इस हिसाब से ये वैरी करता है। तो ये वैरी मान जाए 27 का हो जाए, 28 का हो जाए, 29 डेज की ये साइकिल हो, पहले 5 दिन क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन होंगे। दूसरे फेज में क्या होगा, जो दूसरा फेज होता है मेंस्ट्रुएशन के बाद का जो फेज होता है वो कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स का जो साइज होता है वो डेवलप होता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी, टर्चरी से ग्राफियन। इसके अलावा एक चीज और होती है, प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसी फेज के अंदर वापस से एंडोमेट्रियम के अंदर प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि फिर से एंडोमेट्रियम की वो लाइनिंग जो कि शेड हो गई थी फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो वापस से ग्रो करती है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। The phase before ovulation is called as follicular phase because follicle starts to grow and develop, and also it is called as proliferative phase because endometrium lining of uterus starts to grow again. अभी मैंने यही बताया कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले वाला फेज, यानी कि ये ओव्यूलेशन का फेज है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले कौन सा फेज है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव। तो फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज में दो चीजें होती हैं, एक तो फॉलिकल स्टार्ट करते हैं ग्रो एंड डेवलप करना, दूसरा एंडोमेट्रियम भी वापस से ग्रो करना स्टार्ट करता है। लाइफ साइकिल ऑफ ओवम इज ओनली 24 आवर्स, आफ्टर दिस इट जनरेट व्हाइल स्पर्म इज अलाइव फॉर 2 days। यानी कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही एग रिलीज होता है
रिलीज होने के बाद सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही एग जो है वो वायबल होता है। अगर उस दौरान फीमेल्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है या स्पर्म उसकी बॉडी में 1-2 दिन पहले भी रिलीज किया होगा तो स्पर्म की तो वायबिलिटी 2 दिन होती है। तो अगर उसने 1 दिन पहले ओव्यूलेशन के या 2 दिन पहले सेक्स किया है तो उसके बॉडी में अगर कुछ स्पर्म्स होंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अदरवाइज ओव्यूलेशन के ठीक 24 घंटे बाद एग जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम स्टार्ट्स टू रिलीज लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोजन। यानी कि अब क्या है, फीमेल्स की बॉडी को ये पता नहीं होता है कि एग रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। बॉडी को तो ये नहीं पता ना कि ये हार्मोन रिलीज हो रहा है कि नहीं, या एग के रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम क्या करती है, कॉर्पस लूटियम ये एक्सपेक्ट करती है कि अब इसके साथ, क्योंकि जो एग है वो रिलीज हो गया है, तो एग के रिलीज होने के बाद ये समझती है कि अब जो फर्टिलाइजेशन है वो होना निश्चित है। तो ये इस चक्कर में क्या करती है, बहुत ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और इसी प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। इसके अलावा थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई, क्योंकि मेरे पास कॉपी था। आप लोग जब अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा तो ये देखिएगा कि जो ये डायग्राम है थोड़ा बहुत इसके बीच में क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। जैसे कि एस्ट्रोजन नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है इसीलिए मुझे एज सच ये डायग्राम बनाना पड़ गया है। लेकिन आप लोग ये ऐसे 2 पेज में बनाइएगा, ऐसे पूरा लंबा सा 2 पेज में, और फेजेस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करके रखिएगा ताकि डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता है, ना कि मैंने ऐसे नीचे की तरफ बना दिया है। ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाता है और इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही कॉर्पस लूटियम क्या करता है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा सिक्रीशन करता है। अब तक हम लोग ने देखा मेंस्ट्रुएशन में, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या फॉलिकुलर फेज के टाइम पे उसको सिंथेसाइज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन कहाँ सिक्रीट होता है, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद, यानी कि जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया है तब अब कॉर्पस लूटियम को क्या लग रहा है कि एग तो रिलीज हो गया यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अब वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना स्टार्ट करती है और थोड़ा बहुत ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है। इसीलिए यहाँ पे अगर ग्राफ में देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में एक ज्यादा पीक दिखेगा और एस्ट्रोजन में क्या होगा, हल्का सा एक पीक आएगा, उसके बाद फिर से ये डाउन की तरफ चला जाएगा। Corpus luteum, after the release of egg there will be 2 scenarios, either female will get pregnant or not। तो यहाँ पे कॉर्पस लूटियम जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो एग रिलीज होने के बाद 2 चांसेस है, या तो अगर फीमेल के अंदर स्पर्म है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। Corpus luteum starts releasing progesterone hormone which is a pregnancy hormone and level of estrogen decreases। यानी अब कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगी और जो एस्ट्रोजन है वो कम ही सिक्रीट होगी। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सडनली इंक्रीजेस आफ्टर ओव्यूलेशन फेज। ये हम लोगों ने देखा कि ओव्यूलेशन फेज यानी के पहले 2 फेज थे, एक मेंस्ट्रुएशन था, दूसरा फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज था। इन दोनों ही फेज में प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल फ्लैट लेवल पे है, कोई भी सिक्रीशन नहीं हो रही है। इसका सडन इंक्रीज कब आता है, ओव्यूलेशन के बाद। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस implantation is done after 7 days, so the body prepare itself for the implantation। तो प्रोजेस्टेरॉन का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेस्टेरॉन
एंडोमेट्रियम को भी ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम एक केस मान ले जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होने के केस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन होता है, यानी यूट्रस में 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो इन 7 डेज के भीतर यूट्रस की जो वॉल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है इस इम्प्लांटेशन के लिए। Also, the endometrium starts to release glycogen for the developing embryo. This phase is called as secretory phase. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग वो सीन देख रहे हैं, अगर एक इमेजिन करते हैं कि ये जो एग रिलीज हुआ है ये फर्टिलाइज होने वाला है, यानी इसको स्पर्म मिल गया, अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा। तो फर्टिलाइज होने के बाद ये फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पे हुआ फैलोपियन ट्यूब में, तो ये इम्प्लांट कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर। तो इम्प्लांटेशन से पहले क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो वापस से थिक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसको एम्ब्रियो को होल्ड करके अपने पास रखना है। ऑल्सो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम क्या करती है, ग्लाइकोजन को सिक्रीट करना स्टार्ट करती है, यानी छोटे छोटे ग्लैंड्स के द्वारा यहाँ पे ग्लाइकोजन बनने लगता है। तो इसीलिए इस फेज को क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, पहला चीज क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या रिलीज करेगी, ग्लाइकोजन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सिक्रीटरी फेज। Uterus is releasing lots of glycogen. Also, the corpus luteum secretes lots of progesterone, which is called as luteal phase. तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक ये कि एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन रिलीज कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज। और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, LH हार्मोन बहुत ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लूटियल फेज। सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है कॉर्पस लूटियम से। तो लूटियम है कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लूटियल फेज। कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ LH सर्ज, ऑल्सो इट इज मेंटेन्ड बाई LH। तो ये जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये कॉर्पस लूटियम किसकी वजह से बन रहा है, LH सर्ज की वजह से। यानी जितना ज्यादा LH का लेवल हाई होता जाएगा, वो क्या होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल को मजबूर करेगा बस्ट करने के लिए। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बस्ट हुआ, वो क्या बना देगा, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम बनने की वजह क्या है, LH सर्ज प्लस LH सर्ज जो है वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके भी रखता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH FSH, सो द लेवल ऑफ LH एंड FSH डिक्रीजेस। तो जैसे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद मॉडरेट लेवल में क्या कर रहा था, LH और FSH को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, उसी तरह प्रोजेस्टेरॉन भी LH और FSH को क्या देगा, एक नेगेटिव फीडबैक देगा। कॉर्पस लूटियम डाइज बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ LH एंड FSH, सो द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की बेवकूफी क्या होती है कि ये LH और FSH को का लेवल गिरा के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम मर जाता है LH और FSH के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से। और जैसे ही LH और FSH का लेवल डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी तक प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई लेवल में था। यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये LH और FSH और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के गिरने लगता है। प्लस इसके अलावा क्या होता है कि अभी तक प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल होने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम था वो बना रहा था, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रहा था। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है, वापस से एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो रप्चर कर जाती है, और रप्चर करने के बाद से फिर से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज नहीं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की नेक्स्ट फेज नहीं स्टार्ट होगी। यहाँ पे जैसे ही LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, जो कि प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा मेंटेन थी,
वो वापस से शेड हो जाएगी और शेड होने की वजह से जो दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। इन एवरी फीमेल लाइफ साइकिल ऑफ कॉर्पस लूटियम इज फिक्स, दैट इज फॉर 14 डेज। यानी कि अभी आगे मैं एक चीज बताऊंगी कि ओव्यूलेशन यानी फीमेल्स, मैंने भी बताया कि बहुत कम टाइम के लिए यानी 24 घंटे के लिए ही ओव्यूलेट करती है और इसी ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस बनेंगे। तो कैसे हम लोग ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे? तो ओव्यूलेशन का जो टाइम है ये कॉर्पस लूटियम वाले फेज से ही काउंट करते हैं, यानी लूटियल फेज से। कभी भी फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज से ये चीज काउंट नहीं होती है। सारी फीमेल्स के अंदर कॉर्पस लूटियम की जो 14 डेज की जो लाइफ साइकिल है वो फिक्स है, यानी 14 डेज के बाद ही कॉर्पस लूटियम जो है वो मरता है, उससे पहले वो एक्टिव रहता है। तो अगर मानते हैं कि अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 27 डेज तक चलता है, तो ओव्यूलेशन हम कहाँ से काउंट करेंगे? फॉलिकुलर फेज के बाद से, क्योंकि वो वेरिएबल होता है। यानी कि लूटियल फेज में हम काउंट करेंगे क्या चीज? ओव्यूलेशन। तो मानते हैं कि फीमेल्स का जो अभी हम लोग ने जो चार्ट लिया था उसमें 22 मई से ये चल रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 22 मई से स्टार्ट हुआ, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कब तक चलेगा? 26 मई तक, यानी पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ब्लीडिंग होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 22 मई से, अगर ये अभी हम लोग जो सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं वो 27 डेज का है, तो 22 मई से आप काउंट करिएगा 27 डेज कब तक होगा? 17 जून तक। तो ये 17 जून हो गया, तो इसी 17 जून में से क्या करेंगे? 14 डेज को माइनस कर देंगे, ये लूटियल फेज का। ये 14 डेज माइनस किया, ये 14 डेज माइनस करने के बाद क्या होगा देखेंगे, तो ओव्यूलेशन कब होगा? 3 जून को। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जैसे कि हम लोग ने क्या किया, देखिए ये फेज देख रहे हैं, पहला मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, तीसरा क्या है? लूटियल या सिक्रीटरी फेज। तो ओव्यूलेशन का कब से काउंट करेंगे? हमेशा लूटियल फेज से, कभी भी फॉलिकुलर या मेंस्ट्रुएशन से ओव्यूलेशन काउंट नहीं करते, क्योंकि फॉलिकुलर फेज वेरी करता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोग जिस फीमेल का केस डिस्कस कर रहे हैं उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 22 मई से स्टार्ट हुआ। तो 22 मई से स्टार्ट होके 5 दिन तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही चलेगा, यानी ब्लीडिंग होगी 5 डेज। इसके बाद क्या होगा? वापस से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, यानी कि फिर से फॉलिकल्स जो है वो डेवलप और ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बनना शुरू होगी। फिर सिक्रीटरी फेज में क्या होगा? हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होंगे, और जैसे ही हार्मोन्स का लेवल डाउन होगा वापस से एंडोमेट्रियम की जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। तो ओव्यूलेशन हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं? लूटियल फेज से। तो ओव्यूलेशन देखने के लिए क्या होगा कि फीमेल्स कब ओव्यूलेट करती हैं, इसको काउंट करने के लिए जितनी भी साइकिल की आपकी टोटल डेज हो, चाहे 27 डेज की हो, 28 डेज की हो, 29 डेज की हो, 30 डेज की हो, 31 डेज की हो, आप क्या करेंगे? 30 इसमें से 14 डेज माइनस करेंगे। जैसे किसी का 29 डेज का साइकिल है तो 29 जब से, जैसे 6 से स्टार्ट हुआ तो उससे 29 डेज लेके उसमें से तारीख में से 14 डेज माइनस कर लेंगे, तो वो 14 डेज माइनस करने के बाद जो ओव्यूलेशन की एग्जैक्ट डेट है जो आपको है वो पता चल जाएगी। Thanks for watching this video, students. We have very few topics left in this chapter, and I hope before your pre-mid examination we will be able to complete this chapter. If you are facing any kind of problem in the video or the chapter, kindly consult me, and while watching the video please take your NCERT book along with you and first read the NCERT book, then watch the video, so it will be very, you will be very able to clearly understand the topics. If not, please consult me, and if you like the video please like, share and subscribe my channel. Thank you. Stay home, stay safe.